नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के सूत्र में, जहां आज हम लोग बातें करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित 50 प्रश्नों के बारे में, जो किसी भी एग्जाम के लिए हॉट टॉपिक होते हैं और बार-बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने ये 50 प्रश्न कर लिए हैं, तो आपका प्रस्तावना का टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आपके एक भी नंबर नहीं काटे जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ये जरूर बताएं कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 के साथ कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो ये भाषा जब आए, प्रस्तावना की भाषा तो ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। आज जब बोला जाए कि प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है या प्रस्तावना किस देश से प्रेरित होकर के ली गई है, तो वो अमेरिका से प्रेरित होकर के ली गई है। आप यहाँ पे एनालाइजिंग पढ़ करके अपना कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 2 देखते हैं कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो इस संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। वो 3 शब्द थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था और 42वां संविधान संशोधन को ही मिनी संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मिनी संविधान। बार-बार पूछा गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख है? कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख है गाइस? 3 प्रकार का न्याय। और वो न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यही 3 प्रकार के न्याय हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रस्तावना में प्रयुक्त हम भारत के लोग शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है कि संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। यानी जो संविधान की शक्ति है वो भारत की जनता में निहित है। प्रश्न संख्या हम लोग 5 देखेंगे। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं बताया है? तो ये था 1960 का बेरूबारी यूनियन मामला। बेरूबारी यूनियन मामला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार के याद रखिए इसको। प्रश्न संख्या 6, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी या बताया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है? तो ये 1973 के केशवानंद भारती मामला, जो एक ऐतिहासिक मामला माना जाता है, इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है जिसको हम लोग संशोधित कर सकते हैं। ठीक है। और आगे चल के 1976 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में एक बार संशोधन भी हुआ था। उसका प्रश्न आगे आएगा। प्रश्न संख्या 7, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श किस क्रांति से लिया गया है? तो ये लिया गया था दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति से। किससे? फ्रांसीसी क्रांति, जो 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसी से प्रेरित था। तो इस पे एक और क्वेश्चन बनता है, क्या हमारे संविधान में प्रस्ताव ये फ्रांस की क्रांति का कुछ असर है? तो बोलिएगा हाँ। वहां से 3 शब्द लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यानी फ्रांस की क्रांति और रूसी की क्रांति, ये 2 क्रांति का असर हमारे प्रस्तावना पे दिखता है। प्रश्न संख्या 8, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? यानी प्रस्तावना में अपने भारत को किस रूप में दर्शाया गया है? ऑप्शन बी, एक सार्वभौम, यानी भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में बताया गया है। इसका मतलब होता है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कहने का मतलब किसी भी बाहरी देश का हम पर कोई भी दबाव नहीं है। हम आंतरिक या बाहरी मामलों को अपने अनुसार उसको हैंडल कर सकते हैं। समाजवादी यानी सब कोई एक समान है। पंथ निरपेक्ष, सभी धर्म बराबर है। लोकतंत्रात्मक, लोगों का
शासन और गणराज यानी जो हमारे देश का प्रमुख होता है यानी प्रेसिडेंट वो निर्वाचित होता है, ना कि वंशागुनत होता है। इसका मतलब ये हुआ। प्रश्न संख्या 9, प्रस्तावना में गणराज शब्द का क्या अर्थ होता है? तो गणराज शब्द का मतलब हम लोग अभी समझे कि जो राज्य का प्रमुख होता है वो निर्वाचित होता है, ना कि वंशागुनत होता है, यानी वो इलेक्टेड होता है, उसके लिए वोटिंग होती है। प्रश्न संख्या 10, संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। के एम मुंशी ने कहा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली, और के एम मुंशी का फुल फॉर्म है कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 11, प्रस्तावना में आर्थिक न्याय का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अमीर और गरीब के बीच का जो एक खाई है इसको खत्म करना, कम करना, यही होता है आर्थिक न्याय का मतलब। यानी ऑप्शन सी, अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करना, यानी संपदा और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण और आर्थिक असमानताओं को दूर करना, यही होता है आर्थिक न्याय का अर्थ। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर को लाया गया था 1946 को, और 22 दिसंबर 1947 को इसको संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था, यानी स्वीकार कर लिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 13, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया? अभी हम लोग बात किए 22 जनवरी 1947 को, यानी ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? थोड़ी देर पहले अभी हम लोग बात किया भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो एक बार हुआ है, वो भी 42वां संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? यानी प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान का अधिकार का स्रोत क्या है? तो भारत के लोग, ठीक है, यानी संविधान की शक्ति किस में निहित है? भारत के लोगों में ही, और अधिकार का भी स्रोत भारत के लोग ही हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 16, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद किस पर आधारित है? ये लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है। ये भी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। प्रस्तावना में उल्लेखित धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, जो भी व्यक्ति है वो कोई भी धर्म को अपनी इच्छा अनुसार मान सकता है, उपासना कर सकता है, और राज्य सभी धर्मों को एक समान देखेगा। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए बी में है राज्य सभी धर्म को एक समान देखेगा, नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता है, और राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यानी तीनों ये चीज फुलफिल करता है। संविधान के प्रस्तावना में न्याय का आदर्श किस क्रांति से लिया गया है? तो न्याय का आदर्श हमें रूसी क्रांति से लिया गया है 1917 के। और 3 प्रकार का न्याय अभी ऊपर पढ़े हम लोग, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये रूस की क्रांति से लिया गया है। तो रूस की क्रांति की भी झलक हमें हमारे संविधान में देखने को मिलती है। प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि बाहरी मामले, आंतरिक मामले और विदेशी भी कोई भी शक्ति का हम पे दबाव ना हो, यानी तीनों चीज के मालिक हम हो। यानी भारत बाहरी मामलों में स्वतंत्र है, भारत किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है, भारत आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है। यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि हम अपने से जो मन चाहे करें, जो मन चाहे ना माने, किसी के दबाव में नहीं आना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी तीनों फुलफिल कर रहा है। भारतीय प्रस्तावना में प्रयुक्त बंधुत्व शब्द सुनिश्चित करता है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता।
यानी जो बंधुत्व है सभी व्यक्ति की अपनी गरिमा अपने हिसाब से जी सकेंगे मिलजुल करके, साथ में राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखेंगे, तभी तो भाईचारा होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग बंधुत्व। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। इन चारों में से कौन से वो शब्द हैं जो प्रस्तावना में उल्लेखित हैं लेकिन इनमें से एक शब्द है वो शामिल नहीं है। तो प्रस्तावना में 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें व्यवसाय की स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। व्यवसाय की स्वतंत्रता बात की गई है फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 19 के 1 के जी में। ठीक है। व्यवसाय की स्वतंत्रता यानी हम कहीं भी कोई भी व्यवसाय करके अपने जीवन यापन कर सकते हो, बशर्ते वो व्यवसाय उस राज्य में या उस प्लेस पर बैन ना हो। प्रश्न संख्या हम लोग 22 देखते हैं कि किस प्रसिद्ध न्यायविद ने संविधान के प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था? तो ये कहा था A.N. पानकीवाला ने। ये चीफ जस्टिस थे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने ही कहा था कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, यानी आइडेंटिटी कार्ड कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस तिथि को अपनाई गई थी? जब तिथि के बारे में पूछा जाए किस तिथि को अपनाई गई थी, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई थी और हमारे संविधान में इसी डेट का ही जिक्र मिलता है। तो हम लोग इस डेट को ध्यान में रखेंगे। प्रस्तावना में समानता के किन रूपों का उल्लेख किया गया है? तो 2 प्रकार के समानता की हमेशा बात की जाती है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात, यानी हमारे संविधान में 2 प्रकार के समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रश्न संख्या 25, प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ क्या है? लोकतांत्रिक शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि लोगों का शासन, यानी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। प्रस्ताव में लोकतंत्र का व्यापक अर्थ है जिसमें राजनीति के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल है, यानी लोगों का शासन। लोकतांत्रिक का मतलब ये होता है। 26, संविधान की प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है? कि व्यक्तियों के बीच भाईचारा, ठीक है। यानी प्रस्तावना बोलता है हिंदू राष्ट्र की एकता की स्थापना नहीं, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, सभी देश को एक समान मांगता है। इसी के चलते समान आय की कोई चर्चा नहीं है और संसद की सर्वोच्चता नहीं, हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता है। इसीलिए हो जाएगा जो हमारे संविधान के प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तियों की भाईचारा को बढ़ावा देना, यानी बंधुत्व को बढ़ाकर व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को बनाए रखना। प्रश्न संख्या 27, क्या प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, नहीं। प्रस्तावना गैर न्यायोचित यानी नॉन जस्टिसेबल है, अर्थात इसके प्रावधानों को कानूनी रूप से लागू करने के लिए अदालत नहीं ले जाया जा सकता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। हमेशा प्रश्न पूछता है कि प्रेमबल क्या न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो नहीं। 28, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में निहित है। हम लोग पढ़े थे कि भारतीय संविधान की शक्ति किसमें निहित है? भारत की जनता में। प्रश्न संख्या 29, भारतीय संविधान के लिए एक कुंजी का कार्य करती है, यह विचार किस न्यायाधीश के द्वारा व्यक्त किया गया था? यानी जो प्रस्तावना है वो संविधान के लिए कुंजी, कुंजी मतलब चाबी, चाबी का काम करती है। ये विचार किस न्यायाधीश का था? तो ये विचार था जस्टिस गजेंद्र गडकर का। जस्टिस गजेंद्र गडकर का था, जो बेरूबारी मामले में थे जज, उन्हीं का था ये, कि ये निर्माताओं के दिमाग को खोलने की एक कुंजी है। यानी जो निर्माता थे
उनके दिमाग को समझने का एक तरीका हो सकता है ये। समाजवादी शब्द का अर्थ, भारतीय अर्थ क्या है? समाजवादी शब्द का भारतीय अर्थ क्या है? इसका अर्थ है गरीबी, अज्ञानता और बीमारी का उन्मूलन, तब जा कर के हमारे देश में सब कुछ एक समान हो पाएगा। यानी भारतीय समाजवाद का लक्ष्य लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से सामाजिक असमानता को, गरीबी को दूर करना है और गरीबी को दूर करना है। ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द हो सकता है? तो प्रभुत्व संपन्न का संप्रभु, प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है सोवेरियन या संप्रभु, जिसका मतलब होता है भारत बाहरी और आंतरिक रूप से पूर्ण स्वतंत्र है। तो कहीं भी अगर पूछे प्रभुत्व संपन्न शब्द के स्थान पर तो संप्रभु, अगर ये ना दे करके सोवेरियन दिया रहे तो हम लोग सोवेरियन मारेंगे, सोवेरियन मारेंगे। प्रश्न संख्या 32 कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं था? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो ये तीनों शब्द मूल संविधान में हमारे नहीं थे, यानी उपरोक्त में से सभी हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो अगर नाम दे करके पूछे कि अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है, तो हम लोग आंसर मारेंगे अम्बेडकर ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने। संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रस्तावना में प्रश्न संख्या 35, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस प्रकार की राज्य व्यवस्था को दर्शाता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द वो किस प्रकार की राज्य व्यवस्था को दर्शाता है? यानी राज्य का कोई अपना आधिकारिक धर्म नहीं होगा, सभी धर्म एक समान है, धर्म केवल व्यक्तिगत मामला है। एकदम सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी, यानी धर्म का कोई, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा और धर्म व्यक्तिगत मामला है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36, प्रस्तावना को संविधान का आभूषण किसने कहा है? तो ये पंडित ठाकुर भार्गव दास ने संविधान का आभूषण कहा है प्रस्तावना को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 37, प्रस्तावना में विश्वास की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? प्रस्तावना में विश्वास की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? इसका मतलब है किसी भी विचारधारा को मानना, यही है विश्वास। आप किसी भी चीज को, किसी भी विचारधारा, किसी भी धर्म को अपना मान सकते हैं और आपको कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। प्रश्न संख्या 38, एस.आर. बम्बई बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के किस शब्द को संविधान का बुनियादी ढांचा माना था? तो ये धर्मनिरपेक्षता था। इसमें ही सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान का बुनियादी ढांचा माना था, क्योंकि यहाँ पर ही राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, सब धर्म एक समान है। प्रस्तावना का कौन सा भाग स्पष्ट रूप से भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो ये हो गया न्याय। जो इसमें 3 प्रकार का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, यही न्याय जो है भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की ओर प्रदर्शित करता है। प्रश्न संख्या 40, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उपासना, वर्शिप की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? इसका मतलब है धार्मिक कर्म कांड करने की छूट। वर्शिप मतलब होता है पूजा पाठ। कोई भी व्यक्ति अपना जिस धर्म को माने जाने, वो अपने इच्छा अनुसार, अपनी मन के अनुसार
पूजा पाठ कर सकता है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। प्रश्न संख्या 41, किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का हृदय कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और हृदय दोनों कहा है, इस चीज का ध्यान रखना है। और आर्टिकल 32 को बाबा साहब आम्बेडकर ने प्रस्तावना का आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है। प्रस्तावना के शब्दों का सही क्रम क्या है? तो इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। इसका सही चीज है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका ये सही सीक्वल है, सही लाइनअप है। भारतीय संविधान प्रश्न संख्या 43 की प्रस्तावना भारत शब्द कितनी बार आया है? तो भारत शब्द 2 बार आया है। कितनी बार आया है? 2 बार आया। पहले आया हम भारत के लोग, भारत को संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य पे आया है, इसीलिए 2 बार भारत की चर्चा हुई है। कितनी बार? 2 बार। प्रस्तावना व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है? समान अवसर और अधिकार, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 45, LIC ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा? तो कहा था कि संविधान का आंतरिक हिस्सा है। प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, एक अभिन्न अंग है। ऑप्शन बी। अब पढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 46, प्रस्तावना में वर्णित अखंडता शब्द का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्यों को अलग होने से बचाना। अखंडता का मतलब यही है कि हमारे में जो जुड़ गया वो जुड़ गया, फिर वो टूट नहीं सकता। हाँ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में प्रस्तावना को क्या माना गया था? संविधान का सार माना गया था, संविधान का मार्गदर्शक माना गया था और संविधान की आत्मा माना गया था, यानी तीनों माना गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और गोलकनाथ के केस में 11 जजों की बेंच बैठी थी, याद रखिएगा। और केशवानंद भारती में 13 जजों की बेंच बैठी थी। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द के लिए अंग्रेजी के किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वो सेकुलर। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष दोनों के लिए सेकुलर शब्द का प्रयोग किया गया है, ये भी पूछा जाता है। प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है जाति, धर्म, लिंग और के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करेगा, इसी का मतलब होता है सामाजिक न्याय। प्रश्न संख्या 50, संविधान की प्रस्तावना किस दस्तावेज पर आधारित है? ये आधारित है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में पेश किया था, उसी पर ये आधारित है, यानी ऑप्शन बी, उद्देश्य प्रस्ताव। तो दोस्तों 50 प्रश्न खत्म होते हैं। आपने कितना स्कोर किया? अगर 40 प्लस आपने स्कोर किया तो आप एग्जाम के लिए एकदम तैयार हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और इसी तरह अच्छा कंटेंट के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साइनिंग ऑफ।